हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 15 साइंस का क्लास 8th का, विच इज़ सम नेचुरल फिनोमेना। ओके, इसमें हम लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के डूज एंड डोंट्स, प्रिकॉशंस, कैसे होते हैं लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, ये सब जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम देखेंगे लाइटनिंग के बारे में। लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑन अ ह्यूज स्केल। लाइटनिंग हम उसी को कहते हैं जब इलेक्ट्रिक स्पार्क आपको दिखता है आसमान में ह्यूज स्केल पे, कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्जेस इन द क्लाउड। ये इसका कारण है। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस जब इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, क्लाउड्स में, बादलों में, तो उसकी वजह से लाइटनिंग होती है। प्लास्टिक कॉम इज रब्ड विद अ ड्राई हेयर। आपने सुना भी होगा कि जब आप ठंडियों में स्वेटर या कपड़े रब करते हैं तो करंट सा, शॉक सा लगता है आपकी बॉडी से, क्योंकि चार्जेस की वजह से। प्लास्टिक कॉम को जब आप रब करते हो ड्राई हेयर पे तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा चार्ज आ जाता है। देर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको थ्रू आउट द चैप्टर और थ्रू आउट द लाइफ आपको रखना है दिमाग में, कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव अगर कोई चार्ज होगा तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपने क्या किया, आपने सुना ही होगा ना कि जैसे जब हम रब करते हैं बैलून को हेयर बैंड, उसको वॉल से अटैच्ड हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि दोनों चार्जेस अलग होते हैं। जब आप रब करते हो तो क्या पता आपके जो बैलून है वो चार्ज हो गया है, इतना तो आपको पता है, तो क्या पता उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड वॉल, जब वॉल भी रब हो जाएगी, वॉल के अंदर भी अगर चार्जेस आ गए, ठीक है, इन केस, तो वो फिर वॉल और जो बैलून है वो दोनों अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि जब रब करने से पहले वो दोनों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दोनों के पास सेम चार्जेस थे, लेकिन रब करने के बाद उसके पास जो पॉजिटिव चार्जेस आ गए एंड बॉल के पास नेगेटिव चार्जेस है, तो दोनों इसलिए अट्रैक्ट हो पाए। तो लाइक चार्जेस रेपेल, रेपेल का मतलब होता है अलग अलग होना। ठीक है, लाइक चार्जेस दूर भागते हैं एक दूसरे से, एंड जो अनलाइक चार्जेस होते हैं लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव, तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। रबिंग की वजह से जो चार्जेस जनरेट होते हैं उनको हम स्टैटिक कहते हैं। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, वो खुद मूव नहीं करते हैं। और जब चार्जेस मूव करते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट आता है, एंड वो खुद थोड़ी ना मूव करेंगे। आपने जो चार्जेस रब किए हैं तभी वो मूव करने के हालात में आए हैं, उससे पहले कहाँ मूव कर रहे थे। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चार्जेस के बारे में। अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग अ चार्ज और नॉट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। एक ऐसा डिवाइस जिससे आप पता लगा सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज है या नहीं है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थिंग। अर्थिंग का प्रोसेस होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे क्लाउड को हम यहाँ पर ले रहे हैं, कि क्लाउड क्या है, जब हम क्लाउड को चार्ज कर देते हैं एंड उस चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अर्थ में, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं अर्थिंग। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, क्या स्टोरी, यहाँ पर आप कुछ क्लाउड्स देख रहे होगे, कुछ क्लाउड्स पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं रबिंग की वजह से। जब क्लाउड्स टकराते हैं तो कुछ क्लाउड्स पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, कुछ क्लाउड्स नेगेटिव, एंड जब ये आपस में टकराते हैं तो एक बिजली सी आपको दिखती है। वो अब आप यही आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा ना कि इन चार्जेस को बादलों से ज़मीन तक पहुंचाता कौन है, ये अर्थिंग प्रोसेस करता कौन है, तो ये बादल करते हैं। ठीक है, कुछ बादलों के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ चार्ज आता कैसे है, पढ़ा तो था अभी, रबिंग की वजह से। जब बादल टकराते हैं तो इनके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, एंड इनमें से एक लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। ये लाइटनिंग ज़मीन में जाती है एंड चार्जेस अर्थ में चले जाते हैं। The positive charge collect near the upper edges of the cloud and the negative charges accumulate near the lower edges. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो ऊपर की तरफ कलेक्ट होते हैं, मतलब जो ऊपर के बादल हो गए, ठीक है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट हो जाएंगे, एंड नीचे की तरफ नेगेटिव चार्जेस। This is the accumulation of the positive charge. There is an accumulation of the positive charges near the ground also when the magnitude of the accumulated charges becomes very large. ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये प्रोसेस ट्रांसफ़र होता है तो ऑलरेडी जो है हमारे अर्थ पे पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बस वो मूव नहीं कर रहे होते हैं। तो जब ये अर्थिंग प्रोसेस होता है तो वो मूवमेंट में आ जाते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट producing the streaks of the bright light and the sound. This process is called the electric discharge. Electric discharge हम किसे कहते हैं कि जब
ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस मैंने अभी आपको ये बता दी थी कि जब बादल टकराते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि एक बादल के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो वो टकराएंगे, तो लाइट, ब्राइट लाइट और साउंड प्रोड्यूस होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब क्या क्या डूज हैं, डोंट्स हैं जो हमें थंडरस्टॉर्म के टाइम पे करने चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें जो हम करें थंडरस्टॉर्म के टाइम पे, एंड क्या ऐसी चीज़ें हम जो ना करें। Open vehicles like motorbike, tractors, construction machinery, open cars, open fields, tall trees, shelters in the park, elevated places do not protect us from the lightning stroke। ये बिल्कुल भी हमें नहीं बचाती। आप सोच रहे हो कि अरे जाके बड़े से पेड़ के नीचे जाके छुप जाता हूँ, ठीक है, ओपन फील्ड में आप सोच रहे हो खुले फील्ड में चले जाते हैं, या कार्स में ओपन कार्स हो गई, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज हो गया, या कोई एलिवेटेड प्लेस है कि अरे लिफ्ट में चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, ये सब आपको लाइटनिंग से नहीं बचाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये सब हमें लाइटनिंग से प्रोटेक्ट कर सकती हैं, तो दे डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट ऑल गुड आइडिया ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि क्यों अम्ब्रेला को हम कैरी नहीं कर सकते थंडरस्टॉर्म के टाइम पे, तो उसका एक ही आंसर है, बिकॉज उसके ऊपर अम्ब्रेला कुछ इस तरीके का होता है, ओके, ज़्यादा अच्छा नहीं बना है पर, एंड उसके ऊपर एक मेटल की स्ट्रिप होती है, जो कि आपको भी पता है मेटल कितना अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो बस आपको शॉक लग जाएगा क्योंकि नीचे वाला मेटल स्ट्रिप आपने पकड़ रखा है। इन अ फॉरेस्ट टेक अ शेल्टर अंडर द शॉर्टर ट्रीज। अगर आप फॉरेस्ट में हो, ठीक है, वैसे तो ट्रीज के अंदर शेल्टर नहीं लेना चाहिए, पेड़ गिर भी सकते हैं, पर अगर आप फॉरेस्ट में हो तो शॉर्टर ट्रीज के अंदर शेल्टर लो। स्टे अवे फ्रॉम द पोल्स, पोल्स और किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट से दूर रहो, क्योंकि जब ये लगती है तो बहुत ज़्यादा सर वगैरह फटने के चांसेस होते हैं ना, इसलिए। It is safer to use a mobile phones and cordless phones and avoid using telephone cords, electrical wires, metal pipes। तो आप मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करो, कॉर्डलेस फ़ोन्स यूज़ करो जिसमें वायर नहीं होती है, ठीक है, क्यों, एंड जिन भी फ़ोन्स में या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में वायर होती है या मेटल की पाइप्स होती हैं, उन सब चीज़ों को अवॉइड करो आप। Bathing should be avoided during the thunderstorm to avoid the contact with the running water. Water is also the good conductor of electricity. पिछले चैप्टर में ही पढ़ के आए होंगे, टैप वाटर, पॉन्ड वाटर, दीज ऑल आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। तो बाथिंग भी आपको अवॉइड करनी है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक कंप्यूटर, टीवी शुड बी, थंडरस्टॉर्म एक अलग चीज़ होगी, लाइटनिंग एक अलग चीज़ होगी, ठीक है, तो थोड़ा आप बिजली वगैरह कड़कती है बहुत तेज़, ठीक है, तो आपको बाथिंग अवॉइड करना है। ऐसा नहीं कि नहाना ही नहीं 2-3 दिन, बारिश हो रही है, ये नहीं, बारिश हो रही है तो ना हो यार, पर लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, इन सब चीज़ों में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक कंप्यूटर, टीवी शुड बी अनप्लग्ड, अनप्लग कर देना चाहिए इनको कभी भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल्स हैं बाहर, आपको शॉक वगैरह लग सकता है, ये सब चीज़ें से। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन एज दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। इलेक्ट्रिकल लाइट्स आप ऑन रख सकते हो, ये सब चीज़ें हार्म नहीं करती लाइट्स। अर्थक्वेक्स क्या होते हैं? अर्थक्वेक्स के बारे में हम जानेंगे, कैसे आते हैं, क्या डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं एंड ऑल। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। अब पूरी की पूरी एक बिल्डिंग है, ठीक है, अब उसको बचाना है लाइटनिंग से, तो क्या करें? तो लाइटनिंग कंडक्टर नाम की एक डिवाइस होती है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है, बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करती है लाइटनिंग से। यहाँ पर आप बहुत बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक मेटेलिक की रॉड लगा देते हैं। मेटेलिक रॉड आप देख रहे हो, एंड इसमें ये इन्होंने बाहर से उसकी कवरिंग कर दिया ऑरेंज कलर का, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ये मेटल रॉड क्या करते हैं, ये इस पूरी बिल्डिंग से नीचे ज़मीन तक इसको बनाते हैं, ठीक है, पूरी बिल्डिंग में इंस्टॉल की जाती है इसको, एंड दीवारों पर। इसका एक एंड हवा में होता है ऊपर आसमान की तरफ, एंड दूसरा एंड इसका ज़मीन में गड़ा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ सेम चीज़ लिखी हुई है, मेटेलिक रॉड टॉलर देन द बिल्डिंग इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग एज वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट इन द एयर एंड द अदर एंड इज बरीड डीप into the ground. The rod provide easy route for the transfer of the electric charges to the ground. इसकी वजह से क्या होता है, जो भी चार्जेस होते हैं वो बहुत आसानी से जो है सीधा ज़मीन में चले जाते हैं, ओके, एंड बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा कम इफेक्ट पड़ता है। वॉट इज एन अर्थक्वेक, इसकी बात हम कर रहे थे। अर्थक्वेक क्या होता है, इज एन अ सडन शेकिंग या ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ प्लेट्स एक्चुअली। दे कैन कॉज द इमेज डैमेज टू द बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम, लॉस टू लाइफ, प्रॉपर्टी, फ्लड्स, लैंडस्लाइड, सुनामी, ये सब तो आप सुनते ही रहते हो कि इतनी सारी बिल्डिंग्स जो हैं डैमेज होती हैं, ब्रिजेस, डैम्स हो गया, इतनी सारी ज़िंदगी जो है लोगों को अपनी लाइफ इसकी वजह से, कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर जाती है लोगों के ऊपर, फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, लैंड, क्योंकि समुंदर के नीचे भी ज़मीन है वो हिलेगी, पानी ऊपर उछलेगा,
अ मेजर सुनामी अकर्ड इन द इंडियन ओशन, एक बहुत मेजर सुनामी आई थी इंडियन ओशन में 26 दिसंबर 2004 में. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज फ्रेगमेंटेड कॉल्ड अ प्लेट. जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर होती है, अब ये आपका अर्थ है, यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं. ठीक है, ये बहुत बड़ी ज़मीन के अंदर होती हैं. ठीक है, प्लेट्स होती हैं. फ्रेगमेंटेड हमने क्यों बोला, पीसेज में होती हैं. ठीक है, अब छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, बहुत 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 ज़्यादा लार्ज इनके पीसेज होते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पर जो आप हिमालयस देखते हो ये भी इसीलिए आते हैं जस्ट बिकॉज कि जब दो प्लेटें टकराई थी तो ये जो हिमालयस हैं ये फॉर्म हुए थे. ओके, व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, ये होता किसकी वजह से, ये तो हमने देख लिया, जो प्लेट्स हैं उनको टकराने की वजह से होता है. ये फिगर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आपकी बुक में ही दिया है कि आउटर वाले पार्ट को हम क्रस्ट कहते हैं. फिर ये आपने जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा. नेक्स्ट बीच वाले पार्ट को हम मेंटल कहते हैं. देन ये है आउटर कोर एंड दिस इज द इनर कोर. ओके, earthquake tend to occur at the boundaries of the earth plate. These boundaries are known as a seismic or fault zone. earthquake होती कहाँ पर है, जो बाउंड्रीज होती हैं अर्थ प्लेट्स की, अर्थ प्लेट की जहाँ बाउंड्री है वहाँ पर ज़्यादा ये earthquake देखे जाते हैं. अब यहाँ पर आप अगर देखो तो इंडिया में तो जो हिमालय वाली साइड है वहाँ थोड़ा सा बाउंड्री है. ठीक है, प्लेट्स का, तो वहाँ पर होता हर जगह है क्योंकि प्लेट्स, अगर प्लेट्स बहुत बड़ी होती है, अगर प्लेट्स टकराएंगी तो पूरा जितना उनका एरिया वो सब कवर कर रही है, वहाँ सब जगह अर्थक्वेक आएगा. लेकिन स्टार्टिंग यहाँ बाउंड्रीज से सबसे ज़्यादा होता है, बाउंड्रीज में. तो ये बाउंड्रीज, ऐसी बाउंड्रीज को हम क्या कहते हैं, सेस्मिक और फॉल्ट जोन. ठीक है, इन इंडिया द एरिया मोस्ट थ्रेटन, जिनका बहुत ज़्यादा खतरा है, कश्मीर, वेस्टर्न सेंट्रल हिमालय, जैसे कि मैंने आपको बताया हिमालयस की तरफ इनका बॉर्डर पड़ता है. ठीक है, प्लेट्स का. ठीक है, अब जैसे हमारा ये पूरा का पूरा इंडिया है. ठीक है, इस तरफ से ऊपर है ना, ये थोड़ा अच्छा तो नहीं बना है, सॉरी फॉर डैट, ये कुछ इस तरीके का. तो बाउंड्रीज इसकी इस तरफ है ना, ये, और यहाँ पूरा प्लेट जाता है, पूरा प्लेट कवर अप होता है. बट बाउंड्रीज यहाँ पर अगर हम देखें लैंड पे तो कश्मीर, वेस्टर्न सेंट्रल हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, इंडो गंगेटिक प्लेन, इन सबको कवर अप करती हैं. तो इन सबको हम सेस्मिक और फॉल्ट जोन्स कहेंगे. डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल. अब कितना अर्थक्वेक आया इसको भी हम मेजर करते हैं. ठीक है, मतलब कितना डिस्ट्रक्टिव था, मतलब उसमें कितनी ताकत थी. ठीक है, इसको हम रिचर स्केल पे मेजर करते हैं. देखो क्या होता है, 7 तक उनकी मेजरिंग होती है. द अर्थक्वेक मेजरिंग 7, अगर अर्थ रिचर स्केल ने बोला कि 7 या 7 से ज़्यादा अर्थक्वेक आया है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो है डैमेजेस होने वाली है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. ओके, एंड अगर उससे कम हुआ तो जो है कंट्रोल में है. वैसे तो 3 और 3 के अराउंड ही आता है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक इन हाईली सिस्मिक एरिया, द यूज ऑफ अ मड और टिम्बर इज बेटर. जो हाईली सिस्मिक एरिया, जैसे मैंने आपको बताया, हाईली सिस्मिक एरिया जहाँ पर बाउंड्री पड़ती है प्लेट की, ओके, वहाँ पर आप मड, टिम्बर, इन सब से जो यूज़ करो, घर बनाओ, तो ये ज़्यादा बेटर है. इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स, अगर घर गिरा भी तो डैमेज उतना होगा नहीं. इट इज़ बेटर इफ़ द कबर्ड्स एंड शेल्फ्स आर फिक्स टू द वॉल सो दे डू नॉट फॉल ईजिली. अब ये बहुत अच्छी चीज़ है. ठीक है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि दीवार के अंदर ही जो है आप शेल्फ्स बनाओ. ठीक है, अपने अलमीराज बनाओ. ठीक है, आप लोग क्या करते हैं कि बाहर से जो है अलमीरा लाके, मतलब ख़रीद के लाके अपने घर पे रखते हैं. तो बेटर यही रहेगा कि उस पर गेट्स आप लगवाओ, बट अलमीरा जो है वॉल्स के अंदर ही फिक्स करवाओ. बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक, फोटो फ्रेम, वाटर हीटर्स, ये सब चीज़ें आप कहाँ रखते हो, इसके बारे में आपको बहुत केयरफुल होना है. चीज़ों को बहुत केयरफुली अपने घर में अरेंज करना है सो डैट अगर अर्थक्वेक आए तो वो लोगों पे ना गिरे. यहाँ पर आप देख रहे हो फोटो फ्रेम्स, इन सब चीज़ों को दूर. ठीक है, अगर जगह जहाँ पर आपके बैठने की उससे थोड़ा दूर आपको ये सब चीज़ें टंगानी है. Some buildings may catch fire due to an earthquake. It is necessary to have enough fire equipment, fire fighting equipment, sorry, होना चाहिए आपके पास. फायर एक्सटिंग्विशन होने चाहिए एंड बहुत अच्छे से वो वर्क भी करने चाहिए. अब देखते हैं अगर आप घर पे हो तो क्या करें. टेक शेल्टर्स अंडर द टेबल, टेबल के अंडर शेल्टर्स लो, जो मोस्टली सब बोलते हैं. एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स. एंड वहाँ पे रहो जब तक जो पूरा अर्थक्वेक है वो चला नहीं जाता. स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स, जो भारी वगैरह चीज़ें उनसे बच के रहना है आपको. अगर आप बेड पे हो तो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं उठना. अपने पिल्लो को जो है अपने पिल्लो को अपने सर पे रख के अपना हेड को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना है आपको. इफ़ यू आर आउटडोर, अगर आप बाहर हो, फर्स्ट क्लियर अ स्पॉट अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स. बिल्डिंग से तो एकदम दूर हो जाओ क्योंकि बिल्डिंग्स गिरती हैं, ट्रीज़ गिरते हैं, पोल्स गिरते हैं, तो इन सब से दूर हो जाना है. एकदम पूरे खाली ग्राउंड में आ जाना है.
इफ़ वी आर इन द कार और अ बस, अगर कार और बस में हो तो बाहर बिल्कुल भी नहीं आना है। ड्राइवर को बताना है कि एकदम क्लियर स्पॉट पे ओपन फील्ड में जो है गाड़ी धीरे धीरे स्लोली ड्राइव करके लेके जाए। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर्स स्टॉप। यहाँ पर ये एक डिड यू नो है जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ, सिस्मोग्राफ। यस, देखो कुछ ट्रेमर्स, कुछ वेव्स प्रोड्यूस करती हैं अर्थ के सरफेस पे, कुछ वेव्स होता है यहाँ पर। इस जैसे समझ लो, इस ये जो बीच में होता है इसको हम कहते हैं फोकस। ये ऊपर वाला हमारा अर्थ का सरफेस है। देन दिस इज द एपी सेंटर, दिस इतना जितना एरिया है, ओके, दिस इज द एपी सेंटर। एंड ये जो वेव्स आप देख रहे हो, दीज आर द सेस्मिक वेव। एंड ये जो वेव्स रिकॉर्ड होती हैं ये होती हैं सिस्मोग्राफ से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स जो हैं वो कवर किए हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड और द पेंडुलम विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन द ट्रेमर्स अकर। यहाँ पर एक सिंपल सा आपको पेंडुलम दिख रहा है। क्या होता है, जैसे ही जो भी शेक आता है, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो ये अपना ग्राफ ड्रॉ करने लग जाता है। ओके, यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेन दिख रहा होगा, ये पेंडुलम की बॉब आपको दिख रही है, ये स्ट्रिंग दिख रहा है, ये सपोर्ट आपको दिख रहा है, ये रोटेटिंग ड्रम है, ठीक है, जिसके ऊपर पेपर है, चार्ट पेपर है बेसिकली, जिसके ऊपर वो ड्रॉ हो रहा है। अ पेन इज अटैच्ड टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम। जो पेन है वो रिकॉर्ड करता है सिस्मिक वेव्स को। बाय स्टडिंग दीज वेव साइंटिस्ट जो है पूरा अर्थक्वेक का मैप बना सकते हैं। दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट द पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शंस, एंड वो डिस्ट्रक्शंस भी देख सकते हैं कितना डिस्ट्रक्शन होगा। ओके, तो ये था इस वीडियो के लिए, इस चैप्टर के लिए एक्चुअली। एंड जितने भी चैप्टर हैं, अगर आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए कि क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप देख सकते हो, उसकी भी वीडियो है। आई होप ये नोट्स, ये रिविजन नोट्स, ईजी शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।